नमस्कार मेरे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका, जिसका नाम है अभय स्टडी जोन। आपको पता ही होगा कि हम कुछ दिनों से लगातार क्लास चला रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, अन्य सभी जो राज्य के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। आपको पता ही होगा कि हम ऑफलाइन में धमाल मचा चुके हैं, अब ऑनलाइन आने का हम लोग का राय आया हुआ था, तो ऑनलाइन अब हम लोग धमाल मचाएंगे। आपको पता होगा कि आपका क्लास ये लगातार चलेगा, तो जो भी मेरे भाई, मेरे बंधु और मेरे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का हमारा, वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। आप उसे एक ही क्लिक में देख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आपको पूरा देखना है। जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, आपको हेल्प मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा हम लोग क्लास अब लेकर आएंगे, ये पहली शुरुआत हो रही है, तो पहले सबसे पहले अपना सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग बढ़ाएं, हमारा उत्साह बढ़ाएं, तभी हम लोग और भी क्लास लेकर आएंगे। देखिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एक हम लोग थॉट लिखे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए उसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। ये बात सही है ना? सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। ये एक 100% सही बात है। देखिए, हमारी मेहनत आपका एक सब्सक्राइब ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूजल। तो इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा। जैसे हम आपको बता दें, फैक्ट भी बताएंगे हम हर क्वेश्चन का। तो जैसे भूजल जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच जो अंतरकाशा या रंध्रकाशा में मौजूद जल होता है, इसे मृदा जल भी कहते हैं। ठीक है, तो यह होता है भूजल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छतनुमा, जो छत तरह दिखाई देती है, छत की तरह दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। कुछ टाइम है, आप मन में बता सकते हैं अपने आप कि सही है उत्तर दे रहे हैं या गलत। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंदवा कैनोपी। ठीक है, यह चंदवा कैनोपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या हमें समझ में आता है, जैसे कि कैनोपी या चंदवा वर्षा वन के पेड़ों की शाखाओं एवं पत्तियों के आच्छादन से बनी एक छतनुमा आकृति होती है। ठीक है, जो भूतल से 100 फीट ऊपर की हो सकती है, 100 फीट ऊपर हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्रधानमंत्री वय वंदना PMWY, इसे शॉर्ट में कहते हैं, योजना को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेष अधिकार दिया गया है? तो आपको इसको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय वय वंदना योजना जो है वह 60 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। आपको पता होगा, यह पेंशन योजना 4 मई 2017 को लॉन्च की गई थी, तथा इसको संचालित करने का एकमात्र विशेष अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको देखना होगा।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो आपको बताना है कि कौन सी वो संस्था है जो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन को यह अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। ठीक है, और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना यह उसका काम नहीं है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक जो भारत के बैंकों का बैंक कहलाता है, यह इसके ग्राहक जो होते हैं वो विभिन्न बैंक से मतलब होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह बिल्कुल सही हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है कि भारत में उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। तो इसका सी 1991 राइट आंसर। तो आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुआ था वह 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इसका अर्थ ऐसे नियंत्रण में जो ढील देना या उन्हें हटा देना है। ठीक है, सबसे अधिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको उत्तर देना है 7 नंबर का कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम कॉलोनी। तो कॉलोनी की कौन सी नंबर का है? वो बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉलोनी। इसे हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है, किसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ठीक है, आपको इसे बताना है 8 नंबर का क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र में यह होना चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर लेना है, क्योंकि हम लोग मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। आप सुना ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क का एक मत होता है। ठीक है, तथा सभी के मतों का मूल्य समान होता है। सबको तो मतों का अलग अलग तो नहीं होगा, एक ही होगा, तो यह समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। यह अनुच्छेद 2 में आपको मिलेगा कि नए राज्य की स्थापना या नए राज्य की प्रवेश। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार। ठीक है, संसद के किसी नए राज्य को भारत के जो संघ में सम्मिलित करने तथा किसी राज्य को स्थापित करने का स्वतंत्रता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देश की रक्षा करे तथा राष्ट्र की सेवा करे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रहा होगा देखने में, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। और सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के गठन के समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। परंतु वर्ष कितनी 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो इससे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर का, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? आपको बताना है कि 16 पहले के जाने माने महाजनपद थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? यह ए दिया है मंगध, बी दिया है कौशल, सी दिया है वत्स और डी दिया है अंग। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मगध। मगध राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था। ठीक है, मगध है। इस समय इसकी राजधानी जो है वह गिरिव्रज, जो वर्तमान में कहाँ है? राजगीर पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का रुपया रूप बताया गया है? ठीक है, चांदी के सिक्कों का रुपया रूप किस पाठ में बताया गया है? तो आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। तो इसी राइट आंसर सही हो जाएगा। यह अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक है, तो चांदी के सिक्कों का रुपया रूप भारत के ऐतिहासिक जो पाठ है अर्थशास्त्र, उसमें बताया गया है। आपको इतना जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले कोई भी एग्जाम में, जो आपका जीके जीएस जो सिलेबस होगा उसमें। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वह है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, आशा करता हूँ। तो आप बताइए अपने मन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। दाढ़ी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है इसे। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के रूप में कर लगाने के विरुद्ध में 1930 में प्रारंभ किया गया था। 97वें कानून भंग कार्यक्रम था ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? जो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया 1934 के बाद मुख्य प्रवक्ता। इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद जिन्ना को, अली जिन्ना को। ये मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? ठीक है, आपको बताना है कि जो 4 वर्ण दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इसमें से चौथे स्थान पर कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शूद्र। इसका राइट आंसर ए, शूद्र हो जाएगा।
शूद्र चौथे स्थान पर था। ये हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति के आधार पर जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था के विषय में बताया गया है। ठीक है, इस धर्म के अनुसार समाज के 4 वर्ण क्रमशः जो हैं वो अब इसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, और चौथे स्थान पर जो हम बताए शूद्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े वो कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। धीरे धीरे आप पूरी क्लास लीजिए, जान जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1873 को स्थापित किया गया था। यह एक पथ था। ठीक है, जिसका उद्देश्य शूद्र एवं जो शूद्र एवं अन्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। ठीक है, इसके यह संबंध में था। चलिए, क्वेश्चन होता है समाप्त। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो कि आने वाले जो भी वीडियो होगा नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप उसे देख सकेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है।